सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड, राइट? सो वेलकम टू द क्लास। यस, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो बच्चों कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम PYQs, राइट, फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, जो कि आप यदि BT का एग्ज़ाम दे रहे हो, गेट में एक्सेल दे रहे हो, EY दे रहे हो, सभी के लिए दिस विल बी यूज़फुल, क्योंकि सही इन सभी से मैंने जो क्वेश्चंस लिए जो PYQs है, इट इज़ रिलेटेड टू दिस ऑल्सो। तो सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन करोगे एंड यस यू कैन वॉच द वीडियोस। जितना ज़्यादा शेयर करो उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ज़्यादा बच्चों को ये डेफिनेटली ये सेशन देखने को मिलेगा एंड दे कैन लर्न द थिंग्स, राइट, इजंट इट? और हाँ, ये चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे हम लोग इसी तरह के बहुत सारे सेशंस लेने वाले हैं। अभी तो हम लोग गेट के काफ़ी कुछ PYQ सेशंस लेंगे, नॉट ओनली एप्टीट्यूड बट आपका जो साइंस पोर्शन है, लाइफ साइंस का, अगेन माइक्रोबायो, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, BT, इकोलॉजी, ये सारे सेशंस होने वाले हैं। सो बी देयर। एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, यदि कर लिया है तो कर लिया है तो गुड। इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन जॉइन एंड लर्न विद अस, इजंट इट? तो कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद आवर क्लास। पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, एक नॉर्मल ग्रामर वाला क्वेश्चन है। द विलेज वॉज नेस्टल्ड इन अ ग्रीन स्पॉट डैश द ओशंस एंड द हिल्स। यानी एक विलेज है जो कि एक ग्रीन स्पॉट में नेस्टल्ड, यानी उसको रखा गया है, वहाँ पर है वो विलेज, राइट? अब कहाँ है वो? ओशन और हिल्स बोला है, तो ओशन और हिल्स के थ्रू होगा क्या? थ्रू जब हम क्या बोलते हैं, थ्रू मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक, जब ऐसे कुछ हमको कुछ सेंटेंस में लाना है तो हम उसको थ्रू बोलते हैं। या फिर स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कंटिन्यू जो चीज़ हमको चाहिए हम उसको थ्रू बोलते हैं, वहाँ पर हम थ्रू लगा दें। थ्रू द ओशंस एंड हिल्स, ये थोड़ा बहुत ठीक लगता है बट नॉट एग्जैक्ट, यू कैन नॉट से। तो हमको आगे के ऑप्शन देखना। इन इन बिल्कुल भी नहीं होगा। इन यानी हमको किसी बड़ी सी जगह या बड़ी सी चीज़ के अंदर अंदर डालने वाली बात, वहाँ पर हम इन लेते हैं। तो अंदर तो नहीं होगा वो ओशन और हिल्स के, इजंट इट? तो इन नहीं होगा, ऐड भी नहीं हो सकता, राइट? अब आ गया है बिटवीन। बिटवीन ओशन और हिल्स के बीच में ये विलेज है जो कि ग्रीन स्पॉट है, ग्रीनरी है, तो यू कैन से दैट। थ्रू यहाँ पर हम बिल्कुल अब यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास बिटवीन आ गया है, तो थ्रू को भी हमको कैंसिल करना है। हमारा करेक्ट आंसर आता है डेफिनेटली बिटवीन। कन्फ्यूजन हो सकता था बच्चों को वहाँ पर ए और उसमें, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला केस ही नहीं था। बिटवीन आया तो आप बिल्कुल दो जगह के बीच में जब हमको कोई चीज़ रखना है, बीच वाला पार्ट आया तो वो बिटवीन आ गई, क्योंकि देर आर टू प्लेसेस, ओशन हिल, है ना, उसके बीच में आपका विलेज आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसअग्री। इस तरह के क्वेश्चंस देखो आपको मिलते ही है ना? तो जितना ज़्यादा समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। डिसअग्री, प्रोटेस्ट, अग्री में क्या आएगा? तो आपको सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है कि क्या रिलेट कर रहा है वो, इजंट इट? क्या सिमिलर चीज़ बता रहा है या डिसिमिलैरिटी है ना, अपोजिट जैसा कुछ है, या सेम है, सरीखा बता रहा है, या वॉटेवर। अगर इसके अलावा भी कोई रिलेशन दे रहा है तो क्या है, बस उसी तरह का हमको उसके साइड वाले से करना है। यहाँ पर डिसअग्री यानी जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डिसअग्री है जो नहीं मान रहा है चीज़ की, इजंट इट? अग्री नहीं है तो उसका ही प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट करना है ना, अग्री नहीं करना। यदि हम डिसअग्री है यानी प्रोटेस्ट हो रहा है बिकॉज यू डोंट वांट टू अग्री दैट, तो यानी एक तरह से सेम चीज में जा रहा है ना। अब अग्री दिया है तो यहाँ पर रिफ्यूज यानी तो इसका अपोजिट हो गया ना, कि डिसअग्री वाले जैसा ही हो गया। तो हमको तो सिमिलर साउंड में, जैसे सिमिलर उसमें जाना है, तो रिफ्यूज नहीं होगा। प्रीटेक्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीटेक्स्ट ने एक तरह से ढाक देना है, उसको कवर कर देना, तो वो चीज़ भी नहीं है। रिफ्यूड भी नहीं होगा, तो क्या बच रहा है? अग्री करना, एक्सेप्ट करना, मान रहे हैं, यानी हम रिकमेंड कर रहे हैं। दैट क्या आएगा? अग्री टू रिकमेंड,
isn't it? तो हम बोल सकते हैं कि yes recommend it would be definitely the perfect वर्ड जो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नाउ वन मोर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. अ फ्रैक्चर्स नंबर is defined as a 3-digit number with all digits odd and no two adjacent digits being the same. उन्होंने उसके लिए आपको एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि 137 ये क्या है. 137 इज अ फ्रैक्चर्स नंबर, यानी जहाँ वाइल 133 इज नॉट. देखो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, तीनों ऑड डिजिट होने चाहिए, ठीक है, और नो टू एडजेसेंट डिजिट यानी साथ वाले जो दो डिजिट्स है वो सेम नहीं होने चाहिए. जैसे 1 3 और 7 तीनों ऑड है, थ्री डिजिट नंबर है और तीनों अलग अलग है ना, रिपीटेशन नहीं है किसी भी दो जो एडजेसेंट नंबर है उसमें, तो ये फ्रैक्चर्स नंबर है. जबकि ये भी 3 डिजिट नंबर है, तीनों ऑड है, लेकिन ये दो एडजेसेंट नंबर में रिपीटेड डिजिट्स आ गया, तो ये फ्रैक्चर्स नहीं है. तो उसने कहा है कि हाउ मेनी सच फ्रैक्चर्स नंबर एग्जिस्ट. अब इतने सारे कहाँ से ढूंढेंगे, बट हमको इतने सारे नहीं ढूंढने, हमको 3 डिजिट्स में ही देखना है. तो मैं 3 डिजिट्स की बात करूं बच्चों तो 100 से लेके 999 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, ये तो हमको पता है. अब हमको ऑड्स में जाना है, तो 100 आ गया, जहाँ पर 100 में 0 आ रहा है तो 0 को आप ऑड में नहीं ले सकते हो, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. 110 क्या हम ले सकते, यस नो, वहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा. 1 भी आ रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको 130 से. 120 भी नहीं आएगा, वहाँ पर 2 आ रहा है, मैं राइट. तो हमको देखना है 130 से नंबर्स को हम स्टार्ट करना है, या फिर हम सीधा सीधा ले सकते हैं कहाँ से, यस यू कैन गो विद दैट. इसको और सिंपल वे में यदि मुझे बताना है, तो यदि ये भी स्टार्ट नहीं किया, 100 से 999 लिया, तो 100 वाला तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर 0 आ रहा है. 200 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर 2 है. तो कौन सा आएगा, 300 से आएगा. 400 भी नहीं आएगा, 500 वाला आएगा. 600 भी नहीं आएगा, 700 से समथिंग आएगा. 8 भी नहीं आएगा, 900 से आएगा. आप बोलोगे मैम यहाँ तो 0 0 है और 0 तो ले नहीं रही है, तो हम ये नंबर नहीं ले रहे, बट मैं ये ऑड नंबर के हिसाब से इसको काउंट कर रही हूँ, ठीक है. अभी हमको देखना है, पहले यदि मैं 100 से बात करूँ, राइट, तो 110 वाला कैंसिल हो गया, 120 कम हो गया, 130 पे आ जाएंगे. अब 130 यदि हम ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये वाले केस में ये तो नहीं होगा, ऑड निकालो तो 131 133 135 137 139, राइट. अब इसमें से ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि ये एडजस्टेंट है ना. तो फ्रैक्चर्स कौन से हो गए बच्चों, ये यहाँ पर ये भी नहीं होगा, होगा क्या, 131, यहाँ पर 1 है लेकिन एडजस्टेंट नहीं है, दोनों के बीच में 3 है, तो ये फ्रैक्चर्स नंबर काउंट किया जाएगा. तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 फ्रैक्चर्स नंबर है. इसी तरह से 140 नहीं आएगा क्योंकि 4 है, इवन नंबर है, तो आ गया 150 वाले में, तो ये तो नहीं होगा. अगेन हम वैसे ही लेंगे 151 153 155 157 और 159. सिमिलरली 160 नहीं होगा बच्चों. 170 से यदि मैं जा रही हूँ तो 171 173 175 177 और 179. सिमिलरली 191 है ना, 80 वाला नहीं होगा. 193 195 199 और हो गया, ये 200 वाला केस भी नहीं आएगा यहाँ पर. अच्छा 197 भी रह गया, यस 197 और 199. अब यहाँ से क्रॉस किसको करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 4 4 कितने हो गए बच्चों, 16 नंबर्स हो गए. किसमें, यदि मैं 100 से 200 के बीच वाला जो काउंट हो रहा है तो वहाँ पर आपका 16. यहाँ पर भी हम इसी तरह से आएगा, तो इसके भी 16 आएंगे, यहाँ पर भी 16 आएंगे,
यहाँ पर भी 16 आएंगे और यहाँ पर भी 16 आएंगे, एम आई राइट। और जो 100 वाले से हमने लिए वो 16, तो कितने 16 हो गए 5, 16 5 सा कितना हो गया 16 5 सा हो जाता है 80। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन था सिंपल, थोड़ा समझने वाला पार्ट था और थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। यदि आपको उस समय में एकदम से नहीं समझा तो फिर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस आ रहा है तो उसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए यदि नहीं समझ रहा है तो। अदरवाइज इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट कभी कभी एकदम से क्लिक नहीं होता है ना। तो बट इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से रहा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, which one among the following statements must be true about the mean and the median of scores of all candidates appearing for GATE 2023। यानी गेट 2023 में जो अपेयर हो रहा है वो सारे कैंडिडेट्स के रिलेटेड वो बोल रहा है कि मीन और मीडियन का जो स्टेटमेंट्स कुछ दिए वो कौन से सही है रिलेटेड टू देयर स्कोर्स। अब यहाँ पर हो रहा है सारे बच्चों के स्कोर्स की बात। तो जब हम ये स्कोर्स देखेंगे सारे बच्चों का, तो कभी भी जब हम उनका ग्राफ निकालेंगे तो हमारा ग्राफ सिमिलर तो नहीं होगा ना, अलग अलग ही होगा, क्योंकि सारे बच्चों के स्कोर्स अलग अलग होने वाले। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का एवरेज से कम आ रहा, किसी का ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा वाले ज़्यादा, यानी इट कुड बी एनीथिंग, इजंट इट। आप एक स्पेसिफिक लीनियर वे आप नहीं देख सकते हो। चलो इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर बोला है मीन और मीडियन। मीन कहा तो मीन यानी क्या हो रहा, मीन में यानी एक तरह से हमारा एवरेज की बात हो जाती है ना, किसी भी चीज़ का एवरेज। मीन मीडियन कहा तो मिडल नंबर, यस, किसी भी चीज़ की मिडल वैल्यू के जो भी डेटा दिया है उसका जो मिडल वैल्यू रहेगा दैट इज मीडियन। एक और टर्म यहाँ नहीं दिया है लेकिन मोड के बारे में भी बहुत बार पूछते हैं। तो मोड यानी क्या हो जाएगा, मोड यानी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है, जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, है ना। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो हमेशा रिपीट होती है किसी भी, जब हम उसको ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर वाइज जब किसी नंबर्स को अरेंज करेंगे, राइट, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आपकी रिपीट होती है फ्रीक्वेंटली उसको हम मोड कहते हैं। बट यहाँ पर मोड का कुछ काम नहीं है, मीन और मीडियन की बात कर रहे हैं। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, द मीडियन इज एट लीस्ट एज लार्ज एज द मीन। यानी मीडियन मीन जितना तो भी ज़्यादा लार्ज हो सकता है। यानी एक तरह से वो बात कर रहा है कि मीडियन और मीन एक या तो सेम हो गए या फिर इट वुड बी मोर। तो मीडियन और मीन सेम हो सकते हैं क्या, यदि मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ और वहां पर हम उनके स्कोर्स की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकते ना, राइट, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्कोर्स डेफिनेटली जैसे मैंने कहा अलग अलग आएंगे सभी के। तो राइट, उनका आपका यदि हम मीन बात करें सो इट कुड बी द डिफरेंट वे। सो यू कैन नॉट से कि मीडियन कम से कम उतना बड़ा होगा मीन जितना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। मीन इज एटलीस्ट एज लार्ज एज मीडियन। मीन कैसे होगा, मीन तो हमेशा हम कहेंगे कि इट कुड बी मोर दैट, जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, राइट, हाफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर दैट इज लार्जर देन मीडियन। मीडियन यानी मिडिल वैल्यू, ठीक है, और लास्ट है एट मोस्ट हाफ द कैंडिडेट्स हैव अ स्कोर दैट इज लार्जर देन मीन। अगेन मैं कहूंगी कि मीन एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, मीन इज चेंजिंग, चेंज होते रहेगा। यू कैन नॉट से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, यस लार्जर ही रहेगा, इट इज़ नॉट, वी कैन नॉट से एग्जैक्टली, बट यस सी हो सकता है कि हम कहेंगे मीडियन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 से 100 की बात करी, तो जो 50 रहेगा यदि वो मीडियन है तो 50 से 100 के बीच का और 50 से यहाँ पर 1 के बीच, यस, तो ये कम रहेगा और ये ज़्यादा रहेगा। तो उसने क्या बोला, एट मोस्ट हाफ द कैंडिडेट्स have a score that is larger than median, larger than a median, तो बिल्कुल ये half the candidates हो गए। तो ये बिल्कुल हम कहेंगे कि ये सही वाला स्टेटमेंट हो सकता है। सो सी स्टेटमेंट वुड बी द राइट वन। आई थिंक दिस इज क्लियर।
किस तरह से करना था इसको भी। यस, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ओके यस, अच्छा ये आपका फिगर से रिलेटेड है, आपको फिगर देखना है और ऑप्शन में उस हिसाब से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इन अ गिवन डायग्राम ओवल्स आर मार्क्ड एट डिफरेंट हाइट्स, ये ओवल्स है जो कि अलग अलग हाइट पे, यहाँ पर आपको हाइट दी गई है और यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है। Which one of the following options PQRS depicts the top view of the hill? यानी ऊपर से जब हम देखेंगे यहाँ से, राइट, ऊपर से आप जब देखोगे तो आपको इसमें से ये कौन सा सही लग रहा है, ये वाले हिल का व्यू होगा। तो देखो बच्चों, अगेन ये भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पर इसने 0 किलोमीटर आपको यहाँ पर दिया है सभी में, इन्हें 0 यानी आपको यहाँ से देखना है, राइट। ये वाला पार्ट यदि हम इस तरह से देख रहे हैं, ये जो फिगर्स दिया आपको यहाँ से दिया है, तो यदि ये 0 किलोमीटर है तो यहाँ से आप देखो बच्चों, सेंटर यदि आप निकाल लिया, बीच में से वो बोल रहा है, तो ये आपके सर्कल्स कैसे जा रहे हैं, यहाँ से एक इक्वल वे में बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, एम आई राइट, बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखो पी में यदि ये 0 वाला है तो यहाँ पर आपका पूरा ज़्यादा बंच हो रहा है और यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ उल्टा है, ये इधर आपका लेंथ ज़्यादा बढ़ रहा है, यदि ये सेंटर हम पकड़ रहे हैं तो यहाँ कम है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यू में देखो बच्चों, क्यू में हमको यदि ये सेंटर है, यदि हमने ये टॉप वाला ये वाला पार्ट लिया है, तो ये देखो ये कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ से इक्वल ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ये इंक्रीज होते जा रहा है, एम आई राइट, ये इसके जैसा लग रहा है। फिर भी हम दूसरे देख लेते हैं, आर में तो ये बिल्कुल बीच में दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर नहीं, इस तरह का भी, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक जैसा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्यू वाला सही है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था, ये हम कर सकते इजीली। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, दिस इज अगेन अ गुड वन। अंकिता हैज टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स स्टार्टिंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड से 5 स्टेयर्स उसको क्लाइंब करना है। वाइल रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग रूल्स, कुछ रूल्स दिए, क्या रूल्स है? एट एनी स्टेज अंकिता कैन मूव ईदर 1 और 2 स्टेयर अप, यानी किसी भी स्टेज में, राइट, अंकिता या तो एक सीढ़ी चढ़ेगी या फिर एक साथ 2 चढ़ेगी, ठीक है। एट एनी स्टेज अंकिता कैन नॉट मूव टू अ लोअर स्टेप, यानी वापस से नीचे के स्टेप पे नहीं आएगी, उसको सामने ही जाना है, या तो एक सीढ़ी जंप करेगी या फिर 2 एक साथ करेगी, ठीक है, यही ऑप्शन है उसके पास। नाउ लेट एफ ब्रैकेट में एन बोला है, डिनोट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अंकिता कैन रीच द nth स्टेयर, यानी 1 2 3 4 5, ये आपका nth आ गया, यानी एफ एन यानी F1 F2, 1 यानी पहला स्टेयर, या फिर 2 स्टेयर रहेगी तो F2 हो जाएगा, 3 स्टेयर रहेंगी तो F3 हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल F1 यानी 1, F2 यानी 2, F3 यानी 3, यानी यहाँ पर सिंपल वे में बोला है कि nth स्टेयर, जो भी नंबर ऑफ स्टेयर दिखाया है उसमें कितने वेज से, कितने प्रकार से वो चढ़ पाएगी विद दिस कंडीशन। तो यदि एक ही स्टेयर है बच्चों, एक ही सीढ़ी है, तो उसको चढ़ना है तो बस एक ही वे है उसके पास कि वो पहली सीढ़ी चढ़ जाएगी। तो हाउ मेनी वेज आर देयर? 1 वेज, तो इसीलिए यहाँ पर 1 दिया है। ये 2 सीढ़ी बना दी है, एक और ये 2, तो या तो वो बच्ची पहली ये चढ़ेगी एंड दूसरी यानी ये एक वे हो गया, या तो डायरेक्ट यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगी, ये एक वे हो गया। तो टोटल कितने तरीके हो गए उसके पास में? 2 हो गए, बराबर है। तो यहाँ पर 2 दिया है। देखो यदि F3 है, 3 सीढ़ियाँ हैं, यदि उसको वो चढ़ना है तो ये 1 ये 2 ये 3, अगेन एक एक करके सीधा सीधा चढ़ जाएगी, ये एक वे हो गया। या तो ये दोनों सीढ़ियों को एक साथ जंप करेगी और तीसरी को सिंगल वे में लेगी, ये दूसरी वे होगी। या तो ये पहली वाली एक सीढ़ी चढ़ेगी, फिर उसको लगेगा चलो एक साथ 2 ले लो, तो ये करेगी, ये तीसरा वे हो गया। और कोई हो सकता है कि ऑप्शन? नहीं। तो यहाँ पर
3 वेज हो जाते हैं। तो वो दिया है क्वेश्चन में, बोला है द वैल्यू ऑफ F5 यानी 5 स्टेयर्स यदि है, राइट, तो कितनी वेज से वो सीढ़ी चढ़ पाएगी। अब देखो बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहला तो आएगा 1 कि 1 1 1 1 ऐसा 5 बार स्टेयर जाएगी, है ना। एक बार चढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों सीढ़ियों को एक एक करके ही चढ़ेगी। ये एक वे हो गई। दूसरी वे, पहली 2 एक साथ जंप करेगी, फिर दूसरी भी 2 एक साथ लेगी और तीसरी बार एक ले लेगी। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 2 1 हो सकता है। इसी के जैसा एक और हो सकता है, क्या हम इसको ब्रैकेट में रख लेते, ठीक है। पहले एक सीढ़ी चढ़ेगी, फिर 2 चढ़ेगी, फिर एक चढ़ेगी, टोटल 5 हो गई। 5 हुई कि नहीं हुई? 4 ही हुई ना। लेकिन उसने सीढ़ियां चढ़ ली, पहले एक चढ़ी, फिर 2 चढ़ी, फिर एक और एक वैसे चढ़ेगी। लेकिन यदि मेरे को 3 बार में काउंट करना है तो आई कैन ले लाइक दिस, राइट। फिर भी वो 2 हो गए, अब ये 2 हो गया। तीसरा क्या कर सकती है, पहले 2 सीढ़ियां चढ़ी, फिर एक चढ़ी और फिर 2, ये हो गया। ये कितनी वेज हो गई हमारे पास? हो गई 3 वे। और हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? जैसे कि मैंने अभी कहा, पहले एक सीढ़ी चढ़ी, फिर उसने 2 चढ़ गई, तो 3 तीसरी पे पहुंच गई, राइट। उसके बाद में वापस से एक, चौथी और ये 5वीं। ये मेथड हो सकता है। अब इसी को आप आगे पीछे करो, राइट। कैसे? अब 2 को पहले ले लिया, 1 1 1, टोटल 5 करना है हमको, राइट। 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ी, फिर तीसरे पे गई, फिर चौथे पे गई, फिर 5वें पे गई। अब 1 1 2 1, ये भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। और इसी का उल्टा 1 1 1, तीसरी सीढ़ी चढ़ी, वहां से डायरेक्ट 2 सीढ़ियां जंप कर ली, राइट। तो कितनी वे हुई? अब इससे इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वेज हो सकती है। तो वैल्यू क्या होगी इसकी? वैल्यू हो जाएगी 8, जो कि आपको दिया है ऑप्शन ए में। आई थिंक दिस इज क्लियर कि कैसे करना था। ये समझना जरूरी था कि क्या उन्होंने आपको यहाँ पर दिया है, राइट। तो पहले हम लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं इससे कि जो हम सोच रहे हैं हम बराबर समझ रहे हैं कि नहीं। यदि ये हमने समझ लिया बराबर, तो डेफिनेटली फिर हम इसको भी कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, राइट। अब क्या बोला है? The information contained in DNA is used to synthesize proteins that are necessary for the functioning of life. DNA is composed of 4 nucleotides: adenine, thymine, cytosine, and guanine. The information contained in DNA can be thought of as a sequence of 4 nucleotides: A, T, C, and G. DNA has a coding and non-coding regions. Coding regions क्या है? Where the sequence of this DNA, this nucleotides are read in groups of 3 to produce individual amino acid, right? Constitute only about 2% of human DNA. For example, the triplet of nucleotide CCG codes for amino acid glycine, while the triplet of GGA codes for the amino acid proline. Multiple amino acids are then assembled to form a protein. क्या दिया है उसने? आई थिंक ये समझ में आ गया सभी को। डीएनए के रिलेटेड उसने बात की है कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है ये हम यूज करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, राइट। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, चारों के नाम दिए हुए। ये इंफॉर्मेशन जो डीएनए में होती है, इट इज थॉट एज अ सीक्वेंस। ये चारों न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के हिसाब से होती है। देन डीएनए के पास में कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन इन्होंने वही कहा कि जहाँ पर ये सीक्वेंस 3 के ग्रुप में इट वुड बी देयर। ये एक अमाइनो एसिड्स बनाते हैं अलग अलग हिसाब से, और ये सिर्फ 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए कॉन्स्टिट्यूट करता है, इतना जो पार्ट है। गॉट इट। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा है कि मल्टीपल अमाइनो एसिड बन जाएंगे ये ट्रिपलेट से, राइट। ऐसे अलग अलग ट्रिपलेट से वो अमाइनो एसिड से हम प्रोटीन बनाते हैं। यस,
उससे प्रोटीन बनता है, ये हमको इन्फॉर्मेशन है। अब इसी के बेसिस पे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड विथ सर्टेनिटी। क्या है पहला? द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज नो रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। सेकेंड है द फंक्शन ऑफ अबाउट 98% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज नॉट अंडरस्टूड। 2% बोल रहा है जो ये काम कर रहा है मोस्टली, राइट, और जो जिससे हम क्या बोल रहे हैं कि आपका प्रोटीन बनाने में ये अमाइनो एसिड्स असेंबल्ड हो रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज नो रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हम ये कैसे बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? कैन यू से दैट? आपको पैराग्राफ में जो 2% वाला है उसकी बात की है, उसके अलावा दूसरा क्या कर रहा है उसके रिलेटेड आपको नहीं बताया उन्होंने। तो हम ये नहीं बोल सकते कि द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज नो रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। 2% जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, वो ये 3 के इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, यस, कोडॉन्स बना रहा है, लेकिन ये सारे अमाइनो एसिड असेंबल बनने के बाद प्रोटीन बनाता है। तो वो चीज यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है एग्जैक्टली कि क्या रहेगा। यस, तो वो ट्रिपलेट के रिलेटेड है जो 2% की बात हो रही है, नॉट रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आप इसको नहीं लोगे सही। दूसरे में बोला है द फंक्शन ऑफ अबाउट 98% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज नॉट अंडरस्टूड। क्या हम ये बोल सकते हैं? ये चीज भी आपको डीएनए की, ह्यूमन डीएनए के फंक्शन के बारे में भी आपको ये वाले पूरे पैराग्राफ में उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया, मेंशन नहीं किया है, राइट। तो अगेन, और यहाँ पर उन्होंने इस तरह से 98% के रिलेटेड भी कुछ नहीं बताया। यस, तो एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस की, ट्रिपलेट्स की, कोडॉन्स की। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर होना? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नीदर, नीदर वन नॉर टू। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? राइट, ओके, चलो, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड वन। Which one of the given figures P, Q, R and S represents the graph of the following function? आपको ये चार ग्राफ दिए यहाँ पर, है ना, P, Q, R, S। यहाँ पर X की वैल्यू दी है X एक्सिस पे, और Y की एक्सिस पे, Y एक्सिस पे Fx की वैल्यू दी है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है Fx इज इक्वल्स टू, मॉड की साइन है स्टूडेंट्स, यस, उसके अंदर x+2 माइनस x माइनस 1 दिया है, इजंट इट? अब ये देख के पहले ऐसा लगता है कि क्या करना है, राइट। जस्ट तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको ये देखना है, fx की वैल्यू पहले हमको निकालनी है, राइट, और उसको हमको कंपेयर करना है, देखना है कि x और fx कहाँ पर मैच हो रहा है, कौन से ग्राफ में हमको इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर f का x, तो x कौन कौन से दिया है यहाँ पर? -4, -2, 0, 2 एंड 4, राइट। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? एनीवन? ओके, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, देखो हम लोग नेक्स्ट लिस्ट में करते हैं। x की वैल्यू उन्होंने -4 है, -2 है, 0 है, 2 है और 4 है, राइट। इक्वेशन क्या दिया है? x+2 माइनस x माइनस 1। सॉरी, यस, ऐसी इक्वेशन। अब यदि मैं x को -4 ले रही हूँ, ठीक है,
इफ x इज -4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 2 -4 -1, सो दैट इज इक्वल्स टू -4 + 2 यानी -2 हो गया, माइनस 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 क्या आ जाएगा, -5, राइट। अब ये साइन को यदि हमको मॉड, अभी नो दैट स्टूडेंट्स मॉड डज नॉट कंसिडर एनी साइन, ये कोई भी साइन को कंसिडर नहीं करता है, राइट। तो ये -2 से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, दिस इज 5, 2 - 5 माइनस रहेगा क्या वेरी सॉरी, ये माइनस आएगा ना, सो यू कैन मेक इट, यस, उसको यदि मेरे को मॉड में ही रखना है तो इसको इस तरह से हम रख सकते हैं, माइनस इसका 5 आएगा, इट वुड बी -3 अगेन, तो उसका आपका 3 हो जाएगा, राइट। सो ये भी आपका हो जाएगा। अब इसको मैंने ले लिया -2, तो -2 यदि मैं लेती हूँ तो -2 + 2 माइनस -2 -1, राइट। तो -2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0, एम आई राइट, ये तो 0 हो जाएगा। अब -2 -1 दैट इज -3, अब -3 बाहर आ जाएगा, सो दैट वुड बी 0, ये प्लस हो जाएगा ना, -3 का प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये आपका 0 से ही करना है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली डेफिनेटली इसका 3 आएगा, ठीक है। यदि मैं इसको 0 ले रही हूँ f की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा अगेन 0 + 2, राइट, -0 -1, 0 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 + 2 यदि हमने किया तो इट इज 2, -1 आ जाएगा, ये -1 आएगा लेकिन बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 इज 1। अब यदि f की वैल्यू मैंने 2 ली, तो अगेन 2 + 2 -2 -1, राइट। तो 2 + 2 4 हो गया, -2 -1 कितना हो जाएगा, इट इज 1, देन 4 - 1 3, और इसी तरह से आप f का 4 देख सकते हो। तो यदि हमने ये भी किया तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ये आपका 4 + 2 हो जाएगा, -4 - 1, तो 4 + 2 इज 6, -4 - 1 3, तो ये भी आ गया 3। तो जनरली मेरी 3 आ रही है वैल्यू सभी की, यहाँ पर आपकी 2 + 5 7 आ जाएगा, ये आपका 1 आ रहा है, राइट। अब देखो ग्राफ पे, इधर 0 वाला 1 आ रहा है, यदि मैं x की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है 0, आपका कहाँ आ रहा है, इसको यहाँ पर x एक्सिस से y पे ले ले, ये देखो, अब इसको यहाँ पर देखो कहाँ पर आ रहा है, ये इट इज नियरली 1 पे आ रहा है, तो ये नहीं, ये वाला सही बैठ रहा है। यदि ये 0 को मैंने यहाँ लिया, ये आपका 1 के पास तो नहीं आ रहा है क्योंकि 1 इसका ये है, राइट। तो ये 1 तो नहीं हो रहा है, तो आपका ये यहीं पे क्रॉस हो गया। इसकी 0 की भी वैल्यू देखो आप, ये यहाँ कहीं आ रही है ऐसे, और इसका 1 कहाँ है, ये है, तो इसको हम रख सकते हैं, चलो ये ठीक है। ये 0 वाला देखो ये इधर है, और ये आपका 3 आएगा, तो ये दोनों तो यहीं पे क्रॉस हो गए 0 वाले पे। अभी x की वैल्यू यदि हम 2 ले, -2 या 2, 3 दिखा रहा था, देखो -2 पे क्या आ रहा है बच्चों, -2 मेरा यस 3 पे जा रहा है, तो ये बैठ रहा है, ये तो क्रॉस हो गया है। -2 इसका देखें, यस ये भी 3 पे आ रहा है, तो ये दोनों अभी भी रहेंगे। अब +2 देखते, +2 भी 3 था, तो +2 इसका भी 3 ही आएगा क्योंकि सेम है, यस। यहाँ पर देखो +2 इसका आ गया, ये भी 3 आया। चलो अभी आते हैं +4 पे, +4 वॉज ऑल्सो 3, अब 4 ये रहा, ये तो 3 है बिल्कुल, और ये भी तो 3 बैठ रहा है, तो गलत कहाँ पर आएगा,
गलत कहा जा रहा है। अब देखेंगे हम लोग -4 जो कि आपको क्या दिखा रहा था, -4 हमको क्या दिखा रहा था, एनीवन? यहाँ देखो -4 की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 3 आ रही है। यस, यहाँ पे 3 आ रही थी ना हमारी, -4 भी देखो, 2 - 5 अगेन -3, दैट इज बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो अब वो तो 3 आ रही है, ये तो पी तो सही बैठ रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये जा रहा है 7 के पास। तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास, आर भी रॉन्ग हो गया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया पी इज द राइट वन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, बट यस, इन सब की यदि प्रैक्टिस कर ले, मैं तो धीरे धीरे करवा रही थी, बट आपको यदि प्रैक्टिस है तो आप इसको जल्दी कर सकते हो। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब ये पूरा मैथ्स जैसा लग रहा है ना। In a given figure, PQRS is a parallelogram with PS 7 cm, PT 4 cm and PV 5 cm. इन्होंने लिख के दिया ही है। What is the length of RS in centimeter? यानी मेरे को ये बताना है। क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमको पता है क्या होती है बच्चों, अपोजिट साइड्स भी कैन से कि पैरेलल रहती है ना। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल रहती है और सेम भी रहती है क्या? यस, सेम भी रहती है। तो यदि ये 7 है पी एस, तो हम बोल सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, जो कि 7 ही हो जाएगा, और आपका पी क्यू विल बी इक्वल्स टू एस आर या फिर आर एस। हमको आर एस निकालना है तो हम आर एस जैसा लिखना है यदि मुझे, तो मैं लिख दूंगी क्यू पी इज इक्वल्स टू आर एस, जो कि मुझे अभी नहीं पता है ना, क्योंकि क्यू पी भी नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज हम कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिया है, देखो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया है, यानी हम बोलेंगे ये हाइट दी है। और यदि मैं पैरेललोग्राम को बेस में ये ले लूँ, ये बेस, तो ये उसकी हाइट है ना, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, सो दैट वुड बी हाइट। नाउ वी नो दैट फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस, कितना होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एनीवन? इट इज व्हाट? बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है एरिया। एम आई राइट? अब यहाँ पर मेरे पास दो बेस से मैं हाइट निकाल सकती हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर एक बेस यदि मैंने लिया, इफ बेस इज योर क्यू आर, यस, यदि हम बेस क्यू आर ले रहे हैं, इफ बेस इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा बेस यानी क्यू आर मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगी पी टी, तो दैट इज योर क्यू आर का कितना है? 7 लिया है हमने यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 ज़ा 28, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। एम आई राइट? अब दूसरा चीज हो गया, यदि मैंने बेस को क्या लिया यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ, यदि हमने बेस को ले लिया आर एस, राइट? अब आर एस ले लिया तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एरिया हो जाएगा आर एस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है? पी वी। आर एस हमको नहीं पता, उसको एज इट इज लिखेंगे, हाइट हो जाएगी 5। अब क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैं ये एरिया को कंपेयर करूंगी, साथ में लेकर आएंगे। एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ओनली, सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये इसका आंसर क्या आया था? क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी टी इज इक्वल्स टू आर एस मल्टीप्लाई बाय पी वी। ऐसे कर सकते हैं ना। ये आया मेरा 28 विच इज इक्वल्स टू आर एस मल्टीप्लाई बाय 5। सो देयरफॉर आर एस इज इक्वल्स टू व्हाट? 28/5 आया है कि ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हाँ, आर एस अगेन ये सेंटीमीटर में बोला है उसने, लेंथ पूछा है, तो क्या हम बोल सकते हैं यस आर एस, यदि मेरे को लेंथ बताना, एरिया नहीं है सॉरी, तो आपका लेंथ क्या आ जाएगा? इट वुड बी सेंटीमीटर ओनली। यदि एरिया है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इजंट इट? सो 28/5 आपका दिया है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। कैसे किया हम लोगों ने? गॉट इट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी पढ़ के बताना है। देखो क्या बोला, इन 2022 जून
who was awarded the Fields Medal, which is the highest prize in mathematics. Fields Medal है, yes, Fields Medal, जो कि क्या है, देखो ये इसको इन सबको कनेक्ट करना है, राइट. ये है हाईएस्ट प्राइज, ये क्या है, हाईएस्ट प्राइज है मैथमेटिक्स में. When he was younger, he was also a poet. ये बात हो रही है किसकी, हु की. उसको ये मिला, जब वो यंग था वो पोएट भी था. He did not win any medals in the International Mathematician Olympiads. हाईएस्ट प्राइज मिला उसको मैथमेटिक्स में, लेकिन जब वो यंग था उसको कोई भी मेडल नहीं मिला था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, और उसको ड्रॉप भी कर दिया गया था कॉलेज से. ये कब था, जब वो यंग था तभी. एट दैट टाइम ये एक चीज थी, उसको ड्रॉप कर दिया गया था कॉलेज से, और उसने कोई भी मेडल नहीं जीता था. नॉट वन मेडल. एम आई राइट. ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है. Based only on an above information, which one of the following statements can be logically inferred with certainty? Every field medalist has won a medal in an international mathematician Olympiad. क्या यहाँ पर ये फील्ड मेडल मिला है, इन्हें वो बोल रहा है जितनों को भी फील्ड मेडल मिला होगा उन सभी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड को जीता, वन मेडल, वहाँ का मेडल जीता है. ऐसा है क्या? जो पैराग्राफ में हमको दिया है, जो इंफॉर्मेशन हमको दी है, वो सिर्फ हु के बारे में. यू कैन नॉट से अबाउट द एवरी फील्ड मेडलिस्ट. ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं दिया है. एम आई राइट? सो यू कैन नॉट से ए वाला everyone who has dropped out of college, जिनको भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया जाए उन सभी को फील्ड मेडल मिला है. बिल्कुल भी गलत है, राइट. ऑल द फील्ड मेडलिस्ट आर पार्ट टाइम पोएट्स. ऐसा किसने बोला कि जो फील्ड मेडलिस्ट है वो, हमने यहाँ पर सिर्फ उनकी बात हो रही है, दूसरे किसी की भी बात नहीं हो रही है. तो यू कैन नॉट से दिस ऑल्सो. सम फील्ड मेडलिस्ट हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज. सम क्यों? क्योंकि एक तो हमको पता है कि हु है, और वो एक फील्ड मेडलिस्ट भी है, उसको ड्रॉप आउट किया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सम आर. एम आई राइट? सो क्योंकि सिर्फ ओनली हिम भी नहीं बोल सकते, हो सकता कोई और भी होगा, वी डोंट नो, हमको अभी नहीं पता, लेकिन हु है तो डेफिनेटली सम आर देयर. तो हम लोग आएंगे दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ मूविंग फॉर वन मोर क्वेश्चन. अब देखो, ये एक तरह से अगेन जैसे हम देखते पिक्चर देख के आपको बताना है. A line of symmetry is defined as a line that divides a figure into two parts in a way such that each part is a mirror image of other part about that line. Symmetry यानी ये देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बता रहा है. द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिट स्क्वायर, राइट. 16 स्क्वायर यूनिट्स है यहाँ पर. इन एडिशन टू 3 ब्लैक स्क्वायर्स, ये 3 ब्लैक स्क्वायर्स को छोड़ दिए, और इन एडिशन टू दैट इनको पकड़ना है. विद दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी कलर्ड ब्लैक सच दैट बोथ पी क्यू एंड एम एन फॉर्म द लाइन ऑफ सिमेट्री. कम से कम और कितने होंगे? यस, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर बोला है, जिसके कारण पी क्यू और एम एन, यानी ये पी क्यू और ये एम एन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. 3 ऑलरेडी दिए है बच्चों, राइट. यदि मैं पी क्यू को सिमेट्री में ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको इमेजिन करो, यदि हम पी क्यू को ले रहे हैं तो ये इसका, ये वाला जो ब्लैक फिगर है, ये जब फोल्ड करेंगे हम इस तरह से, राइट, तो इसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इस तरह से, इसको करेंगे तो ये करेगा. तो इसके अलावा कौन सा हो सकता है? इसके अलावा ये एक डब्बा बन सकता है, यदि मैंने ये लाइन लिया है तो परफेक्ट स्क्वायर में, राइट. और एक ये बन सकता है. यस, यदि मैंने पी क्यू को लिया तो हम इसको 1 और 2 दे ले, ये 1 और 2 इसको मैं दे दूँ, ठीक है. अब यदि मैं एम एन को लाइन ले रही हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री, इन्हें आप इसको इस तरह से अभी फोल्ड कर रहे हो,
इस तरह से जब फोल्ड कर रहे हैं तो इसको तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो इसके साथ तो ये आ रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका आपका आएगा ये भी दिया हुआ है, एम आई राइट। तो जो है वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, ये दोनों को ऑलरेडी हम लोगों ने गिन लिया। अब कौन सा बच रहा है, यहां से ये करेगा क्या कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वन, जो ये और ये फोल्ड हो जाएगा। सो ये हम ले लेंगे एक को, दिस कैन ऑल्सो बी वन, राइट, ये भी हो सकता है। ये 1 2 जो ले लिया, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, राइट, ये आपका 4 हो जाएगा, ये सुनो। और फिर 5 में आ जाएगा कौन सा, दिस कुड बी 5 देयर, ये आपका 5 हो गया, राइट। तो टोटल कितने आएंगे, मिनिमम वो बोल रहा है कम से कम 5 कुड बी देयर, 5 स्क्वेयर्स वो हो सकते हैं जो कि आपके कलर्ड हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर 5 कहाँ दिया है, सी में दिया है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। Okay, so now moving for the next one. Again हमारा नॉर्मल ग्रामर वाला आ गया, यू आर डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, आप टास्क की कंप्लीशन को लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो। सेंड डैश कॉन्ट्रीब्यूशंस एट द अर्लीएस्ट, जल्दी से जल्दी क्या भेजो, आपका कंट्रीब्यूशन भेजो। आपका यानी यू आर, योर ये भी यू आर ही होता है और ये योर है। तो एक्चुअली बहुत सिंपल ना, करेक्ट आंसर क्या आएगा, योर आना चाहिए। तो योर ये नहीं, ये भी हम स्पेल करते हैं योर, बट इसका मतलब होता है पहले की चीजें, लॉन्ग पास्ट जिसको बोलते हैं ना, बहुत पहले का पास्ट, या फिर पास्ट टाइम्स, जो पिछली बातें जिसकी बात करेंगे दैट वुड बी। लेकिन यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन है ना, योर कंट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, अगेन देखो मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चंस आते ही है ना। रेफरेंसेस डैश गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट, तो जब भी हमको कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो हम यस किसी कोई सी गाइडलाइंस को करेंगे। यदि हमको कोई गाइडलाइन दी जा रही है, कोई चीज़ हमको बताया जा रहा है, तो हमको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है। यानी वॉट एवर इट इज गिवन हियर, यहाँ पर उसको किया जा रहा है, ये अमल में लाया जा रहा है। तो यदि मैं यहाँ रेफरेंस की बात करूँ तो इसके रिलेटेड आप यहाँ पर अभी ऑप्शंस देखो। साइट, साइट का SIGHT, साइट का मतलब होता है देखना, विजन एक तरह से, राइट। तो रेफरेंस विजन कोई कनेक्शन लग रहा है क्या, नहीं। SITE साइट, यानी कोई जगह की जब हम बात करते हैं ना, एट दैट साइट, SIT यानी प्लेस, अगेन रेफरेंसेस प्लेस, या फिर CIT साइट। और प्लेजराइज, प्लेजराइज यानी हमको पता है प्लेजरिज्म, आप सभी को पता है थिंक कि किसी का कॉपी करना, एक जैसा ही सेम टू सेम उठाना, किसी का आइडिया ले लेना और वैसा यूज करना, उसको हम प्लेजराइज बोलते हैं। तो रेफरेंसेस में प्लेजराइज आएगा। या फिर साइट, CIT साइट का मतलब ही होता है एक तरह से टू रेफर, राइट। यानी मुझे किसी चीज को रेफर करना है, यदि मुझे समझ लो टू रेफर अ साइट, मुझे किसी चीज साइट को रेफर करना है तो मुझे क्या लगेगा, आई विल नीड सम रेफरेंसेस। किसी चीज को मुझे बताना है, किसको रेफर करना है, तो मुझे क्या रेफरेंसेस लगेंगे ना, कि कोई कोई बात बोल रहा है कि यस ये अच्छी होटल है, या हमको जो भी करना है, द सम साइट इज लाइक दैट। तो साइट करना है ना, रेफर करना, तो उसके लिए रेफरेंसेस लगते हैं, एम आई राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यस एवरीवन, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Human beings are one among many creatures that inhabit an imagined world. In this imagined world, some creatures are cruel. देखो अगेन मैंने कहा जब ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं पॉइंट्स लिखते जाओ, क्या बताया। ह्यूमन बींग्स आर वन अमंग मैनी क्रिएचर्स, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। क्रिएचर्स में से वन ऑफ देम कौन है,
ह्यूमन बीइंग है, एम आई राइट? इन दिस, और कहाँ पर है? ये वर्ल्ड में है। इन दिस इमेजिन वर्ल्ड सम क्रिएचर्स आर क्रूएल। ये ह्यूमन बींग्स कहाँ है? इन इमेजिन्ड वर्ल्ड। चलो मैं वर्ल्ड लिख रही हूँ। ये वर्ल्ड में कुछ क्रिएचर्स जो है, कुछ क्रिएचर्स क्रूएल है। इफ इन दिस इमेजिन वर्ल्ड इट इज गिवन दैट द स्टेटमेंट, यदि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है क्या कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रूअल क्रिएचर इज फॉल्स, यदि ये वाला वाक्य गलत है क्या कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रूअल क्रिएचर्स, यानी वो है ना, दे आर नॉट क्रूअल क्रिएचर, ये गलत है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। देखो ये अच्छा है, एकदम से स्टेटमेंट समझने वाली चीज है। पहला बोल रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, आपको ये देख के बताना है, ठीक है? क्या हम बोल सकते कि सही है? पहले तो यहाँ बोला है कि वन ऑफ ह्यूमन बींग्स है, उनमें से सम क्रिएचर्स आर क्रूअल, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी बोला है ये स्टेटमेंट कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रूअल, यदि कोई बोल रहा है तो ये गलत है, यानी दे आर क्रूअल, यानी दे आर क्रूअल, राइट? तो यहाँ पर बोल रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? या फिर सम ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, ये तो बिल्कुल कर सकते, क्योंकि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रूअल ये गलत है, उसका मतलब सम ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर ये सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है, टू वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो टू सही है स्टूडेंट्स, तो पहला ऑप्शन और दूसरा वाला निकल जाएगा, क्योंकि टू वहां पर दिया नहीं है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी टू है। थ्री में बोला है सम क्रिएचर्स दैट आर क्रूअल आर ह्यूमन बींग्स, यस वन ऑफ देम, देखो क्रिएचर्स में से एक वन ऑफ देम इज ह्यूमन बींग्स, और उसमें से बोल रहा है सम क्रिएचर्स क्रूअल है, राइट? तो सम क्रिएचर्स दैट आर क्रूअल वो ह्यूमन बींग हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बोला है, तो थ्री वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो टू और थ्री सही है, टू और थ्री सही है बच्चों, तो आपका देखो टू यहाँ पर भी है, थ्री आप भी, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। फोर में बोला है नो ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, नहीं, सम आर देयर ऑलरेडी बोल के रखा है उसने, राइट? तो गलत, फोर्थ वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम ये ऑल पे हम लोग पहले एकदम से नहीं बैठ पाता है, बट यस जब आप ऑप्शन में देखोगे तो यू कैन गो विद दिस दैट यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? वन मोर क्वेश्चन, देखो अभी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, टू कंस्ट्रक्ट द वॉल सैंड एंड सीमेंट आर मिक्सड इन अ रेशियो ऑफ 3:1, आ गया रेशियो वाला क्वेश्चन। The cost of sand and that of cement are in ratio 1:2. Total cost of sand and cement to construct the wall is 1000 rupees. Then what is the cost of cement in rupees बताना है, ठीक है? अब किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है तो सैंड और सीमेंट को मिक्स किया है, उसका प्रपोर्शन बोला है, सैंड यदि 3 टाइम्स है तो सीमेंट 1 टाइम्स है, उसका कॉस्ट बोला है, सैंड का कॉस्ट 1 है तो सीमेंट का 2, इस तरह से रेशियो दिया है, और टोटल दोनों का मिला के कॉस्ट है आपका 1000 रुपये, ठीक है? आपको सीमेंट का कॉस्ट बताना है। अब किसी भी चीज़ का यहाँ पर यदि मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो टोटल कॉस्ट हो जाता है, क्या आ जाएगा यहाँ पर कि आपने कितनी क्वांटिटी यूज़ की है, यानी कौन सी क्वांटिटी है, और उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्वांटिटी कितनी है और उसका यूनिट कॉस्ट, है मैं राइट? Isn't it? अब यदि मैं सीमेंट और सैंड की हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो पहले तो मैं ले लूँगी यहाँ पर लेट कॉस्ट बी एक्स, कॉस्ट को एक्स ले लेते हैं, और क्वांटिटी को, यस क्वांटिटी को वाई ले लेते हैं, राइट? यदि कॉस्ट एक्स है
तो सैंड का कॉस्ट, सॉरी यहाँ दिया है ना, सैंड का कॉस्ट 1 है और सीमेंट का 2 है, तो आपका लेट कॉस्ट भी x, तो सैंड का कॉस्ट हो जाएगा x और सीमेंट का कॉस्ट हो जाएगा 2x। एम आई राइट? कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा। यदि क्वांटिटी को मैंने y लिया तो बेटा सैंड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सैंड की क्वांटिटी हो जाएगी ये रहा सैंड 3:1, ये 3y हो जाएगा और सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी आपकी y। एम आई राइट? अब इन्होंने क्या कहा है, टोटल कॉस्ट भी दे दिया है। टोटल कॉस्ट उसने बोला है 1000 है, टोटल कॉस्ट बोला है कितना, 1000। अब यदि मैं इनका रेशियो निकालूं, यस यदि मैं इनका रेशियो निकालूं पहले, या फिर टोटल कॉस्ट निकाल, इसके ये फॉर्मूला के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड, तो क्वांटिटी कितनी है सैंड की स्टूडेंट्स, 3y, और कॉस्ट कितना है x, तो ये हो जाएगा 3xy, राइट। उसी तरह से यदि मैं टोटल कॉस्ट निकालूं सीमेंट का तो कितना आएगा, सीमेंट का आपका क्वांटिटी है यहाँ पर y मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये हो जाएगा 2xy। अब इनका रेशियो जो बोला है, यस इनका रेशियो कितना बोला है उसने, इसको यदि मैंने रेशियो ले लिया इन दोनों का तो हो जाएगा 3xy इज टू 2xy, xy निकल गया तो रेशियो आ गया 3:2। 3:2 टोटल कितना बोला उसने, 1000। एम आई राइट? इन्हें 3 + 2 = 1000 हो जाएगा, दैट इज 5 = 1000। एक का क्वांटिटी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। यस और नो? अब सीमेंट का कॉस्ट पूछ रहा है, सीमेंट कितना है उसकी क्वांटिटी, कॉस्ट कितना है 2x बोला है, तो सीमेंट का x यदि मेरा 200 आ रहा है, राइट, ये x 200 आ रहा है, तो सीमेंट का कॉस्ट निकालना है तो दैट वुड बी 2 × 200, दैट इज इक्वल्स टू 400। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 400। इज दिस मच क्लियर और नॉट? देखो जो बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस शायद ज़्यादा नहीं की होगी, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट हाँ आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ कि आप उसको फिर से अपने आप भी एक बार ट्राई करो करने का, राइट, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ वन मोर क्वेश्चन, यस, which one of the following shapes can be used to tile, टाइल में बोला है completely cover by repeating a flat plane extending to infinity in all direction। ऐसा फ्लैट प्लेन है, राइट, जो सारे डायरेक्शन में फैला हुआ है, राइट, विदाउट लिविंग, और उसको हमको कवर करना है किसी शेप की टाइल से, तो कौन सी शेप की टाइल यूज करेंगे जिससे विदाउट लिविंग एनी एम्प्टी स्पेस, बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहना चाहिए, राइट। द कॉपीज ऑफ द शेप यूज टू टाइल आर आइडेंटिकल, इन्हें सारे के सेम होने चाहिए शेप्स, एंड आर नॉट अलाउड टू ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर भी ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। तो कौन से शेप्स दी है, सर्कल, सर्कल तो बच्चों इस तरह से जब सर्कल को हम रखेंगे तो डेफिनेटली आप कैसे भी करो, ऐसे भी रखो ऐसे भी रखो, स्पेस आनी ही है, तो सर्कल पॉसिबल नहीं है। रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन 8 वाला ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा 3 4 5 6 7 8, इस तरह के ऑक्टागन्स को भी आप यदि रखोगे बच्चों, देखो तो स्पेस तो आनी ही है, ये बीच में स्पेसेस आएंगी, राइट। फिर आप यहाँ पे हम कुछ, यू कैन नॉट से ये वाली जो स्पेसेस बचेगी दैट वुड बी देयर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से पेंटागन को भी यदि आप प्लेस करोगे तो पेंटागन्स के बीच में भी देयर विल बी स्पेसेस, राइट।
लेकिन मैं रोम्बस को यदि मैं यहाँ पर फिट करना चाहूँ तो रोम्बस कुड बी देयर, ये हो सकते हैं फिट कि नहीं हो सकते? यस, इट कुड बी देयर। ये देखो, इस तरह से हम इनको फिट कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ पर कोई भी स्पेसेस नहीं बचेगी, तो दिस इज पॉसिबल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस, अभी भी आपके पास टाइम है, यदि नहीं किया है आप लोगों ने, और आप देख सकते हो सारे डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ होते हैं डेफिनेटली जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट कुछ जो ग्रामेटिकल है, फिगर वाले है, कुछ बेसिक है, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट्स वाले पढ़े, तो स्टेटमेंट्स के पॉइंट्स लिखो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपका कौन सा सही है। तो प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो दिस क्वेश्चंस कैन बी डन आल्सो, राइट। हम और कुछ क्वेश्चंस में और भी कुछ लेकर आऊंगी, पीवाईक्यूज आपके एप्टीट्यूड के रिलेटेड ही, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग खुद भी और ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो, एंड इफ एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन एनी टाइम कनेक्ट विथ मी, राइट। सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। आई होप सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल यूजफुल रहा है। आप लोगों ने भी खुद ने साथ साथ में प्रैक्टिस की है, अदरवाइज आप लोग फिर से इसको क्लास को देखो और फिर से एक बार प्रैक्टिस करो और परफेक्ट कर लो। आप लोग जो भी जो कर रहे हो प्रैक्टिस फॉर दैट, ओके। जस्ट रिवाइज द थिंग्स, रिवाइज किस तरह से हम कंसेप्ट यदि कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो कैसे सॉल्व कर रहा है, ये भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ओके। सो डू लाइक द क्लास, सेशन को लाइक बिल्कुल कीजिए, एंड यस, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर लीजिए। सो टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से दूसरी क्लास में मिलते हैं। एंड यस, कीप वर्किंग हार्ड, डू प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, गॉट इट। और रिवीजन आपका बिल्कुल शुरू रखोगे बच्चों। टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।